हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है 2024 के सेट नंबर 5 क्लास 12 का ये सेट है। और इसके आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे। और जो पेपर का कोड है वो है 324 FA। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी जो है 4 सेट को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग जो है अपने 5वें सेट की तरफ बढ़ते हैं। और 5वें सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और हर एक सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी जो है जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं, लगाते हैं पहले क्वेश्चंस को। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि अपने एक नंबर वाले क्वेश्चन्स और अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्लास बनेगी जिसमें हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एक लास्ट क्लास होगी जिसमें हमारे 8 नंबर और मतलब 8 नंबर, या फिर अगर उसमें भी कोई पार्ट वगैरह किया होगा तो उनको हम लोग अपने तीसरे वाले क्लास में देखेंगे। तो कुल मिला के हमारे इस अंसाल पेपर के 3 पार्ट होने वाले हैं और इसमें आज हमारा ये पहला वाला पार्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट हैं, A, B, C, D और E, और 5 हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि, क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, लिखा है कि फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाई f(x = 5x फॉर ऑल x बिलोंगिंग रियल नंबर। ठीक, तो कह रहा है कि सेलेक्ट करेक्ट आंसर, यानी कि अपने सही उत्तर का विकल्प यहाँ पे चुनो। और पहला जो ऑप्शन है वो है f इज़ ऑन टू फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है वो f मतलब फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है, हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। दूसरा है f इज़ मेनी वन फंक्शन, यानी कि बहु एकाएक फलन है ये, मेनी वन। अब तीसरा जो है वो हमारा है f इज़ नॉट ऑन टू नहीं है। और चौथा f इज़ नॉट वन फंक्शन, जो वन फंक्शन f जो है वो वन फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारे चारों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑन टू और वन, तो अगर हम यहाँ पे वन और ऑन टू चेक कर लेते हैं तो हमारे चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमको आंसर में मिल जाएगा। तो वन के लिए क्या करते हैं, क्यों ऐसा मतलब सिर्फ वन और ऑन टू ही चेक करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वह फंक्शन जो वन फंक्शन नहीं होता है वो अपना मेनी वन फंक्शन होगा। तो अगर वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा, और अगर वन हो गया तो मेनी वन नहीं होगा, और जो ऑन टू नहीं होता है वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वन और ऑन टू को यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, वन को चेक कर लेते हैं। फॉर वन फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको एकाएक, फॉर वन यानी कि एकाएक, हिंदी में भी यहाँ पे आज लिख देते हैं एकाएक फलन। तो एकाएक के लिए क्या करते हैं जो है कि 2 ऐसे नंबर उठाते हैं अपने डोमेन, जो कि यहाँ पे रियल नंबर है, वहाँ से 2 ऐसे नंबर उठाएंगे कि उन पर फंक्शन की वैल्यू बराबर रहे। तब यदि वो दोनों नंबर भी बराबर हो जाएंगे तो कह देंगे कि ये फंक्शन वन फंक्शन है। तो चलिए देखिए, तो हालांकि आपको वन नहीं चेक करना है, करना अच्छा लास्ट में कह रहा है कि ये जो है लास्ट वाले पार्ट में बोला है कि इज़ नॉट वन, तो वन चेक करेंगे। अगर नॉट होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे लेट x1, x2 बिलोंगिंग इस वाले रियल नंबर, यानी कि डोमेन से। यहाँ पे साइड में लिख देंगे डोमेन। तो वन के लिए यही करते हैं कि मान लेते हैं कि x1 और x2 जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, 2 ऐसे नंबर हैं जिन पर सच दैट जिन पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है। इट मीन्स f(x1 = f(x2)। तो f(x1) निकालेंगे, कितना बन जाएगा, x की जगह x1 रखेंगे अपने फंक्शन में, तो हमारा फंक्शन यही है। इसके जगह x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5(x1 = 5(x2)। तो x1 से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x1 = क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा। तो हमने 2 नंबर जो लिए थे वो आपस में बराबर आ गए, और वो दोनों नंबर इस प्रकार से लिए गए थे कि उन पर फंक्शन की वैल्यू भी बराबर थी। तो वो दोनों नंबर भी बराबर हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये फंक्शन वन फंक्शन है। तो दिस इज वन फंक्शन, दिस इज वन फंक्शन। तो ये अपना वन फंक्शन है, लेकिन उसने बोला कि वन नहीं है, तो वो ऑप्शन गलत है, वन फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन वन है तो मेनी वन भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक में कह रहा है कि f इज़ मेनी वन फंक्शन, क्योंकि ये वन हो चुका तो मेनी वन नहीं होगा, और वो कह रहा है कि वन नहीं है लास्ट वाले ऑप्शन में। तो ये दोनों ऑप्शन गए, हमारे पास बचेंगे ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जब सेट B के प्रत्येक एलिमेंट का सेट A में प्री इमेज पाया जाएगा तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे कह देंगे कि जब अपना जो को डोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए। या फिर तीसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जब प्रत्येक y के लिए x मिल जाए तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए करते क्या है, मैथमेटिकली
अपने इस यक्स की वैल्यू को वाई के टर्म में निकालते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या प्रत्येक वाई की वैल्यू रखने के बाद यक्स डिफाइन हो रहा है, यानी कि प्रत्येक वाई की वैल्यू रखते हैं, कोई भी वाई का मान जो अपने वाई के मान अपने कोडोमेन से लिए जाते हैं, तो प्रत्येक वाई के लिए क्या यक्स मिल रहा है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो हमें करना होता है वाई की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यक्स की वैल्यू निकालेंगे यक्स वाई के टर्म में। तो एफ एक्स को हम लोग लिखते हैं क्या वाई, और वाई बराबर अपना कितना फंक्शन दिया है 5x, यहाँ से इम्प्लाइज दैट, तो क्या बन जाएगा अपना यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे वाई अपान में कितना 5। अब यहाँ पे देखिए चूँकि जो हमारा यहाँ पे वाई है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जो कि अपना कोडोमेन है, और रियल नंबर में रूट के अंदर माइनस को छोड़ के और इनफाइनाइट को छोड़ के और माइनस इनफाइनाइट को छोड़ के सारे नंबर यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे वाई की कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, एक्स का कोई ना कोई मान यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, डेसिमल में आ जाएगा क्योंकि रियल नंबर डेसिमल में होते हैं, तो आएगा मान जरूर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस हियर फॉर ऑल वाई इज बिलोंगिंग कोडोमेन, यानी कि जो सभी वाई जो कि कोडोमेन से बिलोंग करते हैं हैज़ प्री इमेज इन सेट आर डोमेन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल वाई हैज यक्स सो द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो ऑप्शन में है एक फंक्शन ऑन टू वाला ऑप्शन, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, सही है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन ये हो चुका है। दूसरा ऑप्शन था फंक्शन मेनी वन है, क्योंकि ये फंक्शन वन हो चुका था तो इसलिए मेनी वन नहीं होगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑन टू है लेकिन वो करा कि नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा करा कि फंक्शन इज नॉट वन हमने प्रूव किया कि ये वन है, इसलिए वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही। तो इस तरह से हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो है पहले के ही दूसरे वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए जो है हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के जो है दूसरे वाले पार्ट में। इसमें जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है यहाँ पे ऑर्डर पूछ रहा है। तो इसको ऐसे ओरली बता देते हैं ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है। और ऑर्डर क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy/dx आया है वो अधिकतम कितनी बार मतलब डिफरेंशिएट किया गया है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है 5x² फिर d³ y/dx³ यानी कि यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, -3 dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे dy/dx आया है तो एक बार किया गया है, प्लस d2y/dx2⁴ तो यहाँ पे 2 बार किया गया। तो अधिकतम कितनी बार किया गया, यहाँ पे 3 बार किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि पहले का जो है वो सी पार्ट कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/√3 to √3 dx/1 + x² विल बी, यानी कि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, करते हैं इसको। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, वो भी डेफिनेट वाले का है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन दिया गया है। इंटीग्रेशन है ये है पहले का सी पार्ट और इंटीग्रेशन है 1/√3 से √3 और यहाँ पे जो है dx और अपान में कितना लिखा है 1 + x का क्या स्क्वायर, यही लिखा गया है। तो इसको करते हैं आई मान लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 to √3। अब आप सभी को पता है कि ये dx को यहाँ लिखेंगे और ऊपर आ जाएगा कितना 1 + x का क्या स्क्वायर। और अगले स्टेप में अब ये जो 1 + x² है ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स x हो जाएगा और इस पर लिमिट काम कर जाएगी अपनी 1/√3 से √3। अब अपने लिमिट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी tan, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी π/3 के बराबर। 60 टर्म्स का मान होता है ना ये tan 60 यानी कि π/3, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल तो अपना आ जाएगा π/3 और माइनस ये 30 डिग्री का है ये π/6 हो जाएगा और इनको सिंप्लीफाई करा देंगे तो एलसीएम इनका 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2π माइनस में π = π/6, तो π/6 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी वाला सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, तो π/6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से होता हमारा जो है एक बार आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यही आ रहा, ठीक है।
अब यहीं लगा देते हैं हम अपना जो है अगला क्वेश्चन, पहले का डी वाला पार्ट यहीं पर लगा देते हैं, पहले का डी पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के डॉट के कैप विल बी, यानी कि अपने पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है आई कैप डॉट में कितना आई कैप प्लस जे कैप डॉट में कितना जे कैप प्लस के कैप डॉट में कितना के कैप। अब आप सभी को पता है कि जो आई डॉट आई होता है, आई कैप डॉट आई 1 के बराबर, जे कैप डॉट जे कैप 1 के बराबर, के कैप डॉट के कैप, अरे यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। तो के कैप डॉट के कैप भी 1 के बराबर, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो 3 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आपको और समझा दे रहे हैं, बट यहाँ पे अगर कभी भी आई कैप क्रॉस आई कैप आता है तो वो 0 के बराबर होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप आएगा तो वो 0 के बराबर होगा, के कैप क्रॉस के कैप आएगा तो वो 0 के बराबर होगा। और अगर कभी भी आई कैप क्रॉस जे कैप आता है तो वो के कैप के बराबर, जे कैप क्रॉस के कैप आएगा तो वो हाँ तो आई जे के, तो ये आई के बराबर, ठीक है। और के क्रॉस इंटू आई कैप आ जाता है तो ये अपना जे कैप के क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस होता है आई जे के। देखिए ऐसे यहाँ पे अपना हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा जे, और यहाँ पे हो जाएगा कितना के कैप। तो आई जे के बराबर, जे के आई के बराबर, और के आई जे के बराबर होता है। अगर इनके क्रम को चेंज कर दे तो यहाँ पे माइनस लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर होगा। ये 1 क्यों होता है, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, और डॉट का फार्मूला होता है, डॉट वाले में कॉस आता है और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसी वजह से यहाँ पे सब जगह 1 बना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। तो पहले का रहा डी पार्ट, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। उसके बाद पहले के जो है ई पार्ट में हमको दिया गया है ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा, तो ए बी जो इनवर्स होता है वो अपना बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रख लीजिए कि जो ए बी इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स क्या होता है, ये बराबर होता है, ये एडजॉइंट की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग अपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 to 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हमको ए से बी तक कितने रिलेशन बनेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटा के फिर हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3, यानी कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सेट ए से बी कितने हमारे कुल संबंधों की संख्या बनेगा ये हमें बताना है। तो जो ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और जो बी सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, 4 कितना 5। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि रिलेशन इज द सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कुल जितने सबसेट बनते हैं वही हमारे होते हैं रिलेशंस। और ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे या किसी भी सेट में कितने सबसेट बनते हैं, तो आप सभी को पता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, यानी कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको अगर 2 की पावर में लगा देते हैं तो वो हमें नंबर ऑफ सबसेट दे देता है। अब चूँकि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो हम ये पता करेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने हमारे सबसेट होंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सीधा सीधा अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का सीधा फार्मूला नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे, ये होता है अपना जो है 2 की पावर n a इंटू एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने एलिमेंट है सेट ए में, 3 है, और बी में कितने एलिमेंट है, 2 है। तो यह हो जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 64 के क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर। तो यहाँ पे 64 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया जो है ये वाला क्वेश्चन। और यही आपको फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ जो सबसेट होगा वो 2 की पावर उस सेट में कितने एलिमेंट हैं वही होता है। और यहाँ पे सेट ए क्रॉस बी का बनेगा, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनते हैं उसके लिए दोनों सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये रहा अपना जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाला पार्ट, और जिसका जो आंसर है वो आएगा अपना कितना 6। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे के बी वाले पार्ट को, यहीं पे करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी पार्ट। इसमें कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 2 सिक्के को
एक साथ उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, तो यानी कि दोनों हेड आए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो आप सभी को पता कि जब भी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा जो सैंपल स्पेस बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। टोटल जो है अपने कितने सैंपल स्पेस बन जाएंगे, 4। तो पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, दूसरा पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, फिर पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, फिर दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो इस तरह से हमारे 4 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। और हमसे पूछा है किस बात की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग यहाँ पे डबल टी रहेगा, बोथ टेल्स है ना, हाँ बोथ टेल्स, यानी कि दोनों टेल आए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ मतलब ध्यान से देखिए 2 बार टेल कहाँ आया है, एक ही जगह आया है, तो 1 हो गया बटे कितने में से, 4 में से, तो आंसर हो जाएगा 1/4, खत्म काम। तो इस तरह से ये लगाया जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी पार्ट क्या कह रहा है कि इफ़ द वेक्टर्स 3i + 2j + k एंड i कैप - 4j कैप + लैम्डा k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 2 वेक्टर दिए गए हैं, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पे करते हैं सी वाले पार्ट को। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि लेट जो पहले दिया गया है वो वेक्टर अपना ए है और ए बराबर है अपना किसके, जो पहले वेक्टर है वो ए मान लेंगे। तो यानी कि ये 3i कैप है और उसके बाद प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप है, और दूसरे वाले को मान लेंगे जो है वेक्टर बी, और वेक्टर बी अपना जो है वो है i कैप - 4j कैप, i कैप - 4j कैप और प्लस में लैम्डा k कैप, ये अपना वेक्टर बी हो जाएगा। उसने बोला है यहाँ पे लिख देंगे बी कॉज गिवन दैट ये दिया है कि जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर। तो सभी को पता होना चाहिए कि जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो अपना 0 के बराबर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ए डॉट बी करेंगे तो ए अपना क्या है 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस k कैप। अगला वेक्टर क्या है डॉट में i कैप - 4j कैप प्लस में लैम्डा टाइम k कैप, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब जब डॉट कराएंगे तो कितना बन जाएगा, तो कराएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 3 हो गया, फिर 2 का इसमें कराएंगे 4 में -4 में तो माइनस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे k कैप का जो स्केलर कंपोनेंट है 1 है, उनका लैम्डा में कराएंगे तो प्लस में लैम्डा हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। 3 से 8 माइनस होगा तो माइनस में 5 आएगा, -5 को उधर ले जाएंगे, 0 के साथ ऐड होगा तो वो बन जाएगा 0 + 5। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के इक्वल आ गई। तो 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे के डी वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे लगाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहीं पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो दूसरे का जो है ई पार्ट देखिए, नहीं सी था ना, ये सी था, डी पार्ट। दूसरे का कौन सा पार्ट, डी वाला पार्ट, ये सी था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के डी वाले पार्ट को। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दूसरे के डी में बोला है कि इसमें बोल रहा है कि PA = 3/13, PB = 5/13 एंड P इंटरसेक्शन B = 2/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PB/A। तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें PA यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A = 3/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B = 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B = 2/13। तो हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमसे पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A का डायरेक्ट फार्मूला होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये फार्मूला होगा। अब B इंटरसेक्शन A बोलिए या फिर A इंटरसेक्शन B बोलिए, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2/13 के इक्वल है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ए का सारा एलिमेंट बी में मिल जाए या बी के सारे एलिमेंट ए में मिल जाए, यही होता है इंटरसेक्शन। तो ये बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपस में सेम चीज़ें होती हैं। तो इसकी वैल्यू 2/13 के इक्वल है अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है अपना यहाँ पे दिया गया है 3/13 की। तो यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ फालतू में दिया है, कोई इसका मतलब नहीं है। 2/13 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। सॉरी 2/13 नहीं, कितना 2/3। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का डी वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे के ई वाले पार्ट में, और जिसमें हमसे एक फंक्शन दिया गया है जो कि y = log 10x और उसका बेस ई है और हमसे dy/dx पूछा है। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी जो है यहाँ पे, और यहाँ ऊपर मिटा के कर लेते हैं, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं।
यहाँ पे भी मिटा देते हैं। क्या कह रहा है इसमें जो है ई पार्ट है, बोला है कि जो y है वो log, और यहाँ पे लिखा है tan x, और कैलकुलस में बेस को ई मानते हैं, लिखेंगे नहीं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग log x पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो log x का होता है 1/x, बट x की जगह जो है उसको लिखेंगे, तो x की जगह tan x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/tan x इंटू जो x की जगह लेता है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो x की जगह हमारा tan x क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/tan x इंटू tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x। अब इनको साइन बटे कॉस में सबको चेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/tan x को लिख देंगे sin x, और अपान में कितना cos x इंटू sec स्क्वायर x को लिख देंगे। चलिए अब लिख दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे, अगले स्टेप में करेंगे। तो ये गया उधर, तो ये उधर गया, मतलब ऊपर गया, तो यहाँ है cos x बटे कितना sin x इंटू में sec स्क्वायर x। अब एक sec से एक cos कट जाएगा, तो अपना कितना बच जाएगा यहाँ पे, एक sec से एक, मतलब इसको जब चेंज करेंगे sec स्क्वायर को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए एक बार कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x और अपान में कितना sin x इंटू 1/cos स्क्वायर x। तो ये देखिए एक बार इससे कट गया, तो कितना बन गया अपना यहाँ पे, तो अपना जो है बन जाएगा ऊपर 1 और नीचे sin x और इंटू में कितना cos x, और जो sin x इंटू cos x होता है ये अपना क्या बन जाता है sin 2x/2, तो ये है 1/sin 2x/2। तो ये 2 गया ऊपर, मेन अपान ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1/sin 2x, और जो sin 2x हो जाएगा वो cosec 2x के बराबर होगा। 2 cosec 2x इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 2 cosec 2x। देखिए कैसे किया गया है, आप लोग इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आंसर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। टू cosec 2x, तो इस तरह से इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे सब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, उसको सिंप्लीफाई किया गया, तो ऐसे यहाँ पे निकल गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ई वाला पार्ट, तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए पार्ट है, और इसमें एक फंक्शन देख के और पूछ रहा है कि क्या ये जो फंक्शन है वो x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो आप सभी को पता है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं। अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाती है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत हो जाता है, उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाईं सीमा, RHL राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा, और फंक्शन की x बराबर 1 पर वैल्यू, तीनों आपस में इक्वल दिखानी है, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो इसलिए पक्का है x बराबर 1 पर कंटिन्यूस होगा। तो प्रूफ करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन, जो कि है f(x) इक्वल टू मॉड में x माइनस 1। तो आप सभी को पता है, हमने बताया है कि कैसे मॉड वाले फंक्शन को ब्रेक करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे करना ये पड़ता है कि आप मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के बराबर रखिए और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू जब वहाँ से आप निकालेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ पे फंक्शन ये ब्रेक हो रहा है। तो देखिए मॉड के अंदर कितना है अपना, जो है मॉड के अंदर अपना है x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालिए, तो x बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर ये फंक्शन टूटेगा। x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा, और जब मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है तो मॉड उस वैल्यू को सीधे बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर मॉड के अंदर निगेटिव हो जाए, यानी कि जब x 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा वो हमारा निगेटिव वैल्यू देगा, यानी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, मतलब उसको एक निगेटिव प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मॉड क्या करता है, निगेटिव नंबर को, निगेटिव वैल्यू को एक निगेटिव देता है ताकि वो क्या बन जाए पॉजिटिव, क्योंकि मॉड की ये क्वालिटी होती है कि मॉड कभी भी अपने अंदर से अगर किसी वैल्यू को बाहर निकालता है तो उसको पॉजिटिव बना के भेजता है। तो चलिए ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि ये वैल्यू एक बार पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ी है। चलिए देखिए ऐसे ही कर लेते हैं, यानी कि जो x माइनस 1 है जब ये बड़ी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 0 से, इट इम्प्लाइज दैट कि जो x होगा, इस -1 को उठा के उधर भेजेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अपना जो फंक्शन होगा, यानी कि हमने इसको पॉजिटिव अज्यूम किया है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो ये सीधे बाहर आएगा, यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा। और दूसरा केस हम ये मान के चल रहे हैं कि जब x माइनस 1 लेस होगा 0 से, तो इम्प्लाइज दैट जो x होगा वो अपना किससे, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो लेस हो जाएगा किससे, 1 से। तो अब देखिए लेस होने का मतलब 0 से, यानी कि निगेटिव है ये, तो निगेटिव होने का मतलब ये निकल के आया कि इसको एक निगेटिव देना पड़ेगा, मॉड इसको एक निगेटिव देगा,
यानी कि ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो इसको इस चीज़ को यहाँ पे जो है मिटा सकते हो, इसको मिटा दो यहाँ से, और यहाँ से जो है यही वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे ये केस बनता है। तो आपको जैसे करना है, तो हमने यहाँ पे एक स्टेप समझाया कि कैसे ये चीज़, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम अपना जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो अब ये फंक्शन इस तरह से कुछ ब्रेक होगा, और ब्रेक कैसे हुआ कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, और जब 1 या 1 से छोटी होगी तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। एक नंबर लाइन ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 1 है, तो इधर के सारे नंबर इसको छोड़ के इधर के सारे नंबर पे जो अपना फंक्शन काम करेगा वो f(x) बराबर हो जाएगा x माइनस 1, और इधर के सारे नंबर पे जो फंक्शन काम करेगा वो f(x) बराबर हो जाएगा माइनस में x माइनस में कितना 1, और x बराबर 1 पर भी यही फंक्शन होगा अपना f(x) इक्वल टू x माइनस 1। तो अब हम लोग निकालते हैं एक एक करके चीज़ों को। तो सबसे पहले निकालेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL निकालेंगे तो आप सभी को पता है कि डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड टू 1, जिस पर निकालेंगे x उसी को टेंड करेगा। वो निगेटिव f(x), निगेटिव का मतलब x निगेटिव का मतलब ये होगा कि बाएं तरफ से 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाएं से 1 की तरफ जाएंगे। तो जब भी बाएं से आएंगे, बाएं से आते हुए 1 की तरफ जाएगा x, तो 1 से छोटा नंबर मिलेगा, और जब 1 से छोटा मिलेगा तो फंक्शन ये काम करेगा। तो माइनस में x माइनस 1। अब यहाँ पे जो है x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 1 0, 0 में माइनस से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0। RHL निकालेंगे यहाँ पे, RHL क्या निकालेंगे यहाँ पे RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से निकालेंगे यानी कि RHL। तो RHL निकालेंगे जब अपना, तो यहाँ पे बन जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x), पॉजिटिव का मतलब 1 की तरफ दाएं से अप्रोच करो इधर से, तो बड़ा नंबर मिलेगा 1 से जब x बड़ा होता है तो ये फंक्शन काम करता है, x माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम लोग तीसरा चीज़ निकालेंगे f(1), यानी कि फंक्शन की 1 पर वैल्यू। तो 1 पर फंक्शन है कौन, तो ये है, इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस एट x इक्वल टू 1 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1). सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अतः x बराबर 1 पर यह फलन क्या है, सतत है, क्योंकि तीनों चीज़ें आपस में बराबर आ चुकी हैं। यहाँ पे देखिए तीनों बराबर आ गया अपना, ये भी 0, ये भी 0, फिर ये भी 0। तो जैसे ही तीनों बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन उसके पहले आपको इस फंक्शन को एक बार फिर से बता रहे हैं कैसे ब्रेक करते हैं। तो आप इस मॉड के अंदर की चीज़ को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आएगा उसी पर ये ब्रेक हो जाएगा। उससे बड़ा लोगे तो पॉजिटिव देगा, उससे छोटा लोगे तो निगेटिव देगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह से करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे के बी वाले पार्ट में। और तीसरे के बी वाले पार्ट में जो है वो बोल रहा है, यहीं पे लगा देते हैं। तीसरे के बी वाले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स। तो अपना है तीसरे का ये बी पार्ट, और इसमें कह रहा है कि हमको वैल्यू निकालना है tan इनवर्स माइनस में tan इनवर्स √3 माइनस में कॉट इनवर्स माइनस में √3। ये वैल्यू निकालनी है। ये ITF का क्वेश्चन है, आसान है ये। देखिए क्या करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो है अगर इसको कहिए तो पूरा डिटेल मेथड से बता दें, या फिर जो है यहाँ पे जल्दी से एक लाइन में कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हो, tan पाई कितने का मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन बदलेंगे तो पाई कितना आ जाएगा 3 आएगा। पाई कितना 3, यहाँ पे 60 नहीं आएगा, कितना आएगा पाई 3। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा पाई3। तो यहाँ आ गया पाई3 माइनस कॉट इनवर्स। कॉट कितने का मान ये होता है माइनस में √3। अब माइनस में √3 नहीं, माइनस भूल जाओ। कॉट कितने का मान होता है जो है अपना यहाँ पे √3, तो वो हो जाएगा अपना कॉट 30 का मान होगा। कितने का 30, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई कितना यहाँ पे 30 यानी कि पाई/6। और एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे जो माइनस ऑलरेडी बैठा था और यहाँ वाला जो माइनस उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट फिर से लिखते, थोड़ा जगह अच्छे से लेके लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे कि tan इनवर्स हो गया, और √3 ऐसे √3 को लिख सकते हैं tan कितने का मान होता है √3, तो tan पाई बाई जो है यहाँ पे 3 का हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी बैठा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स, और यहाँ पे लिख देंगे कॉट कितने का मान होगा ये √3, तो पाई बाई अपना 6 की वैल्यू यानी कि 30 डिग्री का मान होता है,
ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो tan इनवर्स की रेंज अभी लिखते हैं, tan इनवर्स की रेंज है वो अपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2, और इसकी जो रेंज है किसकी, कॉट फंक्शन की, वो 0 से पाई के बीच होती है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर मिलना चाहिए, तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो π/3 है, देखिए इसकी जो रेंज है, यहाँ पे समझा रहे हैं, अभी मिटा देंगे, इसकी जो रेंज है वो tan इनवर्स की वो है -π/2 से लेके +π/2 ओपन इंटरवल में। तो अपना यहाँ होता है -π/2 और यहाँ होता है +π/2, तो ये दोनों आंसर आएंगे, यानी चौथा क्वाड्रेंट या फिर पहला क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल अक्यूट वाला होगा, निगेटिव वाला, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। और इसकी जो रेंज होती है कॉट इनवर्स की रेंज, वो हो जाएगी अपना 0 से पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, तो यानी कि अपना ये 0 डिग्री और ये पाई डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इसका आंसर होता है। अब ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अक्यूट एंगल पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे इस तरह से दोनों रेंज के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक। ये आपको यहाँ बीच में नहीं लिखना, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो यहाँ से tan इनवर्स tan गया, तो अब कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे π/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा π/6, इनको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 6 LCM 2 टाइम गया, पाई आ गया, यहाँ पे पाई आ गया, तो 3π/6 आ जाएगा, काट देंगे अपना कितना बन जाएगा यहाँ पे π/2, तो π/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो है अपना तीसरे का जो है वो बी वाला पार्ट। आंसर को चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरे के बी में आंसर कितना रहा, π/2। तो ध्यान रहे यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे लिख देंगे बी कॉस कॉट इनवर्स -θ इज इक्वल टू -कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो इस प्रॉपर्टी से ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर π/2। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो है, ये बी वाला पार्ट था, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के सी वाले पार्ट की तरफ। तीसरे का सी पार्ट क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे के सी पार्ट में कह रहा है कि गिवन दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी कि ये तीनों जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, यानी कि इन तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा। अगला और दिया है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 वेक्टर के इक्वल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 वेक्टर के इक्वल है। तो हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो ये चीज़ हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ हमें निकालनी है उसको थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको दिखेगा कहाँ। तो अगर हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगी। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो क्या है, ध्यान से देखिए। तो हमें ये चीज़ निकालने की ज़रूरत है, और ये चीज़ हमको दिखेगी कहाँ, जब हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ए बी सी जो वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, तो उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो 1 के इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 1 1 रखे 3 बनना चाहिए, यहाँ तो 0 बन रहा है, वो मैग्नीट्यूड लगाने पर आएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है। अब हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, यानी कि लिख देंगे नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का यहाँ पे करेंगे वर्ग। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इसका करेंगे स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर 0 का क्या है, यहाँ पे करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है ना, 2 बाहर होता है, तो यहाँ पे वेक्टर लगाना और कुछ नहीं करना है, और प्लस में सी वेक्टर और डॉट में वेक्टर ए, और इधर 0 वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 वेक्टर का यहाँ पे होल स्क्वायर। अब आप सभी को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्या, यहाँ पे लिख देंगे बी कॉस जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है, इसको हम लोग वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, और इसी चीज़ को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पे सीधे, यानी कि जो वेक्टर ए का स्क्वायर होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का क्या, होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, एक मिनट यहाँ पे करेंगे प्लस ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटा लेते हैं, कितना बन जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस बाहर हो जाएगा, 2 बाहर चलेगा अपने यहाँ पे, और यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये हो जाएगा अपना। और वैसे यहाँ पे भी इसी फार्मूले से कर देंगे 0 वेक्टर का क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड,
ठीक है। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ही आएगा, अगले स्टेप में उसको हम लोग जीरो के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे, अगला बन जाएगा यहाँ पे, अब वेक्टर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो ये 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्मूले कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 1 का स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि जो वेक्टर ए है वो एक यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, तीनों जगह स्क्वायर करेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये अपना हो जाएगा जीरो वेक्टर का स्क्वायर मतलब जीरो। यहाँ पे ये 3 के बराबर होगा, 3 को उठा के उधर भेजेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट कर दे रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा -3 बन जाएगा, और -3 और अपान में कितना बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो यही हमारे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो -3/2 आएगा आंसर। स्केलर आएगा क्यों, क्योंकि ये दोनों का डॉट स्केलर डॉट स्केलर डॉट स्केलर, तीनों स्केलर मिलकर एक स्केलर बन जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे के हमको डी पार्ट में क्या कह रहा है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट मतलब अभी इसको मिटा के फिर आगे हम लोग इसको करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं तीसरे के डी वाले पार्ट की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि log x का जो इंटीग्रेशन है वो निकालने के लिए हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करेंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करने के लिए हमको 2 फंक्शन चाहिए, यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी में 1 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, इसी फंक्शन में 1 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पे लिख देंगे 1 × log x, और यहाँ पे क्या dx। अब आइलेट के हिसाब से, आइलेट है पूरा बता देते हैं, यहाँ पे ILAT और यहाँ पे क्या e। आई का मतलब होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होगा अलजेब्राइक फंक्शन, यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट के हिसाब से जैसे इनका ऑर्डर है वैसे हम इनको फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 फंक्शन है, 1 अपना होता है अलजेब्राइक फंक्शन, तो अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो बाद में आया है और लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आया है। इसका मतलब जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो फर्स्ट वाला होगा और जो अलजेब्राइक होगा वो अपना सेकंड हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये अपना हो जाएगा सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। यहाँ पे देंगे नाउ इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यानी कि खंडशः समाकलन करने पर। तो खंडशः समाकलन करते हैं तो फार्मूला होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन बाई फर्स्ट का, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, ये होता है का, एक बार पूरा फार्मूला लिख देते हैं। ये होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और उसके बाद होल का इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है अपना, यहाँ पे log x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि dy/dx ऑफ log x, फर्स्ट फंक्शन अपना log x है, इंटू सेकंड 1 है उसका इंटीग्रेशन, और उसके बाद जो है होल का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे log x है तो यहाँ पर हो जाएगा log x, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो अपना हो जाएगा कितना, x के बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का कितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे कितना होल का dx हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कर दिया हूँ log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये जो होल का इंटीग्रेशन बाहर बैठा वो कर रहा हूँ लास्ट में। यहाँ हो जाएगा x log x माइनस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा c। तो जो अपना आया log x का इंटीग्रेशन वो आया x log x माइनस में x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की जो वैल्यू आई वो अपनी निकल के आई कितनी, x log x माइनस में x प्लस में c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी वाला पार्ट। ठीक, अब जो है हम लोग का ये तीसरा वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने किया, ये दोनों अपने 2-2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 नंबर का था जो कि हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने 2 नंबर के क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथे का ए पार्ट है और इसमें कह रहा है कि x बराबर है ए थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर है ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। बस इसमें यह है कि फंक्शन जो हमारा थीटा के फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए कैसे करते हैं इसका यहाँ पे। तो आप सभी को पता है कि dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो अपने किसके बराबर होगा? तो dy बाई डी एक्स जो होगा, चलिए यहीं पर ही करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी dy बाई में डी थीटा और अपान में डी एक्स अपान में कितना? डी थीटा। तो देखिए डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो बचेगा dy बाई डी एक्स। यानी कि अगर हम लोग अपने इस गिवन फंक्शन को एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और दोबारा जो है फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में कर दें, यानी कि इस एक बार y को जो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में करें, एक बार x को थीटा के रिस्पेक्ट में करें और y वाले फंक्शन को x वाले फंक्शन से डिवाइड कर दें, यानी कि डिफरेंशिएट करने के बाद डिवाइड कर देते हैं। लेकिन पहले आपको ऊपर dy बाई डी थीटा लिखना पड़ेगा और नीचे dx अपान डी थीटा लिखना पड़ेगा, तो अपना dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स ही तो बचेगा। तो ये काम यहाँ पे करेंगे। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा dy बाई डी थीटा जो कि यहाँ से निकलेगा, फिर हम लोग निकालेंगे dx अपान डी थीटा। कोई भी पहले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो पहले dx अपान डी थीटा ही निकालेंगे। तो x बराबर है अपना a थीटा प्लस साइन थीटा। तो निकालेंगे dx अपान में डी थीटा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लिख देंगे या लिखने की जरूरत नहीं है, अगला जान जाएगा। तो ए तो कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे दो फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस और साइन थीटा का कितना बन जाता है अपना यहाँ पे कॉस थीटा बन जाएगा। और ये अपना निकल गया है डी एक्स अपान में डी थीटा। और अगर और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो और हो जाएगा। ये जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है ये अपना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे देखें यहाँ पे बी कॉस फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यही होता ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और हमें चाहिए क्या यहाँ पे जो है 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपना कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, यानी कि हाफ कर दिया एंगल को, तो एंगल को हाफ किया तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो जब ये 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा अपना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो जो अपना 1 प्लस कॉस थीटा आया है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आता है। यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स अपान में डी थीटा इज इक्वल टू ए तो बाहर ही रहेगा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना निकल गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब हम लोग निकालेंगे अपना डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। नाउ यहाँ पे करते हैं डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो वाई से निकलेगा हमारा जो वाई है वो किसके बराबर है, तो देखिए वाई हमारा है ये। तो यहाँ पे करेंगे जब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट 1 का 0 माइनस में कॉस थीटा का माइनस में साइन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। तो डी वाई अपान डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0, ये माइनस और कॉस थीटा का क्या माइनस में साइन थीटा, इस तरह से किया गया। अब यहाँ पे ए बाहर, अब यहाँ पे जब ये खुलेगा तो बन जाएगा अपना साइन थीटा, कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा अपना ए साइन थीटा और यहाँ पे डी वाई है, डी थीटा नहीं, क्या यहाँ पे डी वाई है। तो डी वाई अपान में डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एंगल हमने थीटा हाफ एंगल फार्मूले में ब्रेक किया है। यहाँ पे दिखाते कैसे ये हुआ, बिकॉज वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा दिख रहा है, तो हम लोग काम करते हैं थीटा का हाफ एंगल ले लेते हैं। तो साइन थीटा यानी कि यहाँ पे हाफ कर दिए तो इधर भी हाफ करेंगे, तो यहाँ पे जो है साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा इंटू में कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे रखा गया। तो ये अपना निकल गया डी वाई बाई डी थीटा। अब हम लोग को पता है कि ये दोनों वैल्यू उठा के वहाँ पे रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी यहाँ पे लिखो नाउ, पहले डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 अपान ये वाला ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया और एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कट गया। तो ऊपर बचा है एक साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा एक कॉस थीटा बाई 2। तो डी वाई और अपान में जो डी एक्स आएगा वो साइन थीटा बाई 2 अपान में कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सही है। या फिर अगर आप चाहें तो आप जो है यहाँ पे भी रोक सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो डी एक्स अपान डी थीटा है वो ये निकल गया और जो डी वाई बाई डी एक्स थीटा वो ये निकल गया। अगर हम यहाँ से मतलब लिखना चाहें तो ये, और जो अपना कहाँ गया एक जो निकला है अपना यहाँ के ये, तो इनसे अगर हम लोग करना चाहें तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो हमारा आ जाएगा किसके बराबर, तो ऊपर रखेंगे ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा नहीं
पहले उसको रखते हैं ना, ए साइन थीटा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहले लिखेंगे ए साइन थीटा। इन दोनों से देखिए यहाँ पे यही तो अपना निकला है डी वाई बाई डी थीटा, और ये क्या है अपना डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई किए है, वैसे रूल तो ये है कि ये पूरा करते हैं और इसका आंसर यही आता है, लेकिन हमने देखा कि आंसर जो है वो यहीं पे छोड़ दिया है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा निकल चुका है डी एक्स अपॉन डी थीटा, जो कि नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ आया ए साइन थीटा और अपॉन में ए और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, ए से कट जाएगा, तो यही साइन थीटा पान 1 प्लस कॉस थीटा आंसर दे रहा है, जबकि ये इस तरह से देना नहीं चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ तक तो ये जाना ही चाहिए, क्योंकि कुछ अभी ये क्वेश्चन कई जगह मिला हुआ है, बस यहाँ पे क्या है कि प्लस की जगह माइनस आ जाता है, तो वहाँ पे कहीं कॉट थीटा बाई 2 आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे भी tan थीटा बाई 2 आंसर देना चाहिए इसको, लेकिन इसमें यही रोक दिया क्योंकि आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये थोड़ी ना पता होगा कि आंसर क्या रहा है। तो इसलिए जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब से थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे, फिर भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर वो मैक्सिमम टाइम में tan थीटा बाई 2 देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आंसर को मैच कराएंगे इस क्वेश्चन में इस सेट के थ्रू, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, और अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम केस में tan थीटा बाई 2 इस क्वेश्चन का आंसर देखा गया है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है कि कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अपने पास एक फंक्शन है और इसको हम लोग y मान लेते हैं कि अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर x, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हमें बिना लॉग लिए जो है उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, यानी कि जब कभी भी पावर वेरिएबल में आ जाएगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल छोड़िए, अगर कभी भी पावर वेरिएबल में आता है तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, और अधिकतर केस में जो है वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो ज़्यादातर केस में करते हैं। ठीक है, ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आया है पावर वेरिएबल में, यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग, हल करते इसको, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पार्ट ये है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी कि पावर आगे चली जाती है, तो पावर आगे बुला लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x log कितना, यहाँ पे x, और यहाँ पे हो जाएगा log में कितना y। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड। डिफरेंशिएशन में किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो और किसी को भी सेकंड मान सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई में कितना dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, अच्छा दोनों को ही सेकंड मान लें, यहाँ पे एक को फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो x से x यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ से अपना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/y है, उधर जाके मल्टीप्लाई कराएगा y हो जाएगा, और यहाँ पे अपना कितना बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना log x। यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू रख लेंगे, और y की वैल्यू अपनी कितनी है x की पावर x, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर x, y की यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, देखो यहाँ पे y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा, और यहाँ पे 1 से 1 कट चुका है, तो बाहर हो जाएगा x की पावर x, और आप अंदर में आ जाएगा 1 प्लस log x। तो यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकल गई है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा चौथे का क्वेश्चन, चौथे का बी पार्ट, यानी कि चौथे का सेकंड वाला पार्ट। तो अब हम लोग चौथे के सी वाले पार्ट में देखते हैं, और यहीं पे इसका भी देख लेते हैं। तो जो चौथे का सी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन है और उस पर लिमिट लगी है -π/2 से लेके +π/2, और फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स और क्या यहाँ पे dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा ये, तो कभी भी जो है साइन और कॉस अगर पावर में आते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो है एक तो पहली बात तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगा सकती है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कभी भी लिमिट -a to a हो और अंदर जो अपना फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन हो, यानी कि 2a - x करने से वही फंक्शन घूम के आ रहा है, तो जो होगा वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। देखिए क्या यहाँ पे लिख देंगे, कभी भी अपने पास यहाँ पे लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx हो जाता है। लेकिन कब, when
एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो जब एफ एक्स अपना एक इवन फंक्शन होगा यानी कि सम फलन होगा तो ऐसा करेंगे। सम फलन किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें यक्स की जगह पे अगर हम लोग माइनस एक्स पुट करते हैं और वापस से घूम के वही अपना एफ एक्स फंक्शन मिल जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर करने से फिर से वही घूम के आ जाएगा। तो ये एक इवन फंक्शन है, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा लेंगे। चलिए इस प्रॉपर्टी से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ 0 to a की वैल्यू कितनी है π/2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और क्या यहाँ पे dx। अब देखिए साइन और कॉस कभी भी पावर में अगर आएंगे तो उनका इंटीग्रेशन आपको तब तक नहीं करना है जब तक उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो कर देते हैं यहाँ पे कन्वर्ट। तो क्या बन जाता है यहाँ पे 0 to π/2 और यहाँ पे 2 और जो साइन स्क्वायर एक्स होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 - cos 2x और अपान में कितना 2 और यहाँ पे कितना dx। देखिए कैसे यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे समझा दे रहे हैं बी कॉस। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है बी कॉस, एक फार्मूला होता है cos 2x का और cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको चाहिए क्या? साइन स्क्वायर एक्स। तो इसलिए पहले इसको उठा के उधर ले जाओ ताकि ये जो निगेटिव वो पॉजिटिव बन जाए। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? 1 - cos 2x। ठीक है, और उसके बाद जो है साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? तो 1 - cos 2x और अपान में कितना यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो चाहो तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे उठा के लिख दो या फिर जो है सीधा ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बड़ा आपको नहीं करना है, आप सीधे यहाँ पे फार्मूला लिख लो, लेकिन साइड में लिखना पड़ेगा कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो 1 - cos 2x अपान 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना तर्क दे देना, यहाँ लिख देना बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x और अपान में कितना 2। तो इस वाले रूल से यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख देंगे। अब देखिए क्या बन जाएगा यहाँ से i इज इक्वल टू, अब ये 1/2 बाहर हो जाएगा, एक 2 पहले से है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो 1 का अलग इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस cos 2x dx का अलग इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरह से करेंगे इसको। अब जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, जो है इधर ही करते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो देखिए कैसे आगे करते हैं और इस पर जो लिमिट होगी वो 0 से π/2 की होने वाली है। तो ठीक है, ये लिमिट वगैरह लगा दी, आप साइड में करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे मिटाते हैं, जो अभी जहाँ पे लिखे हैं अभी इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो हमारे पास आ चुका है क्या? हमारे पास जो है आया है कि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, i इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा x माइनस cos 2x का होता है, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। यहाँ पर आ जाएगा sin 2x और अपान में कितना 2 और इस पर लिमिट है 0 से π/2। चाहो तो यहाँ लिमिट अलग अलग लगा सकते हो, जैसे मन करे वैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो i इक्वल टू लिमिट पुट करेंगे पहले अपर वाली, तो π/2 माइनस साइन 2 × π/2 और अपान 2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे लेकिन ब्रेकर लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस और यहाँ पे रखेंगे साइन 2 × 0 और अपान में 2 और अपान में कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू π/2 माइनस यहाँ ये इससे कट गया और साइन पाई का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, और 0/2 किसके बराबर? 0 के बराबर, माइनस 0 माइनस ये यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? साइन 2 × 0 साइन 0, साइन 0 का मान 0, 0/2 0, ऊपर 0 नीचे 2, तो आंसर कितना 0 यहाँ पे ये आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2 और माइनस 0, तो ये कुल मिला के आ जाएगा अपना कितना? π/2। तो यहाँ पे π/2 इस इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर चौथे का, जो है ये कौन सा पार्ट था? बी पार्ट ये था, ये अपना सी पार्ट था। तो चौथे का ये रहा सी पार्ट और इसका जो आंसर आएगा वो अपना π/2 के इक्वल आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है ये एफ बी, चौथे का सी वाला पार्ट था। तो यह आ जाएगा π/2। तो π/2 रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे करेंगे। अगर चाहिए मतलब आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर से आपको वही लोअर लिमिट की जगह पे -π/2 रखना पड़ेगा। तो बिना प्रॉपर्टी के भी ये हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो भी ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करते हैं। आपको ध्यान रहे जब भी साइन और कॉस पावर में आएंगे तो उनका इंटीग्रेशन नहीं करना है जब तक उसको आप मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये फार्मूले जो अपने cos 2x के हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंटीग्रेशन
साइन और कॉस के इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर चौथे का सी पार्ट। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे के डी वाले पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे के डी पार्ट में बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। यानी कि ये जो फंक्शन है जो कि मॉडुलस फंक्शन है, हमें प्रूव करना है कि एक्स बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप सभी को पता है कि अगर नहीं तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो है कोई भी फंक्शन एक्स के किसी वैल्यू पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके लिए करते क्या हैं, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे और उसी फंक्शन की उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएगी तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें इस मॉडुलस फंक्शन को x बराबर 0 पर निकालना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर x बराबर 0 पर LHD और RHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा तो वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने फंक्शन को जो है वो थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्योंकि ये अपना मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन कहीं पे भी अगर आएगा तो बिना उसको जो है ओपन किए लगा नहीं सकते हैं। तो अपना फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और ये इक्वल हो जाएगा कि जब एक्स ग्रेटर होगा इक्वल होगा 0 से तो ये सीधे बाहर आएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया, और जब एक्स लेस होगा 0 से तो मॉड इसको एक माइनस प्रोवाइड करेगा जो कि ये है। तो हमारा ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये वाला फंक्शन यूज़ किया जाएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये वाला फंक्शन यूज़ किया जाएगा। इस बात का आपके ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे लिख देंगे नाउ। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, और LHD निकालने का फार्मूला है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी माइनस में एफ सी फार्मूला लिख देते हैं एक बार, और अपान में कितना माइनस में h। और अपना जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो है लिमिट, यह है RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस में एफ सी और अपान में कितना h। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे x बराबर 0 पर तो ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा x बराबर 0 पर, जहाँ पे c क्या है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे c का मान 0 है क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे अपना, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c की जगह क्या 0 माइनस में h माइनस में f ऑफ c, यानी कि पॉइंट c पर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तो 0 पर फंक्शन कौन है, x है, उसमें x बराबर 0 यहाँ पे निकाल के रख देंगे। f ऑफ 0 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अपना फंक्शन 0 पर क्या है, x है, तो जब 0 पर रखेंगे तो 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 0 अपान में कितना माइनस में h, और इधर कितना लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस में क्या h माइनस में 0, क्योंकि f0 का मान 0 निकल चुका है, और अपान में कितना h, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, अपना 0 माइनस h के बराबर है, और माइनस h में से 0 निकल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा f माइनस h। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h अपान ये तो 0 बन जाएगा, और अपान में माइनस में h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h और अपान में कितना h। अब ये करना कैसे होता है कि f ऑफ माइनस h का मतलब ये निकल कर रहा है, ये माइनस h, हाँ f ऑफ माइनस h का मतलब अपने गिवन फंक्शन में x की जगह माइनस h रखना है, और यहाँ पे गिवन फंक्शन में x की जगह h रखना है। पर कहाँ पे रखा जाए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की यहाँ पे बात चल रही है। तो यानी कि 0 की तरफ जाया जा रहा है बाएं साइड से, किसके 0 के बाएं से जाएंगे तो 0 से छोटे नंबर मिलेंगे, और जब भी x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन काम करेगा ये। तो इसी फंक्शन में अपने x की जगह पे माइनस h रखना है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये बन जाएगा अपना कितना जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या लिमिट, यहाँ भी करें आ जाएगा, चलो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ माइनस h की जगह लिख देंगे क्या माइनस, फिर माइनस में x की जगह माइनस h, तो यहाँ माइनस h, ये माइनस ऑलरेडी है, और अपान में कितना माइनस में h इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब पॉजिटिव वाला यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि 0 की तरफ राइट से आ रहे हो, यानी कि 0 से बड़ा नंबर, तो इसलिए फंक्शन ये काम करेगा। तो यहाँ पे x की जगह h रखना है, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा h अपान में कितना h, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा h अपान में h, ठीक है। एक बार देख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ यार दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा सा चमक रहा है यहाँ पे, हाँ जो है, तो यहाँ पे जो है मिटा के यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करते हैं, या एक काम करते हैं, अब एक बार देखते हैं,
ये भी हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं लास्ट वाली लाइन को जो है, और यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको मिटा के जो है ये लास्ट वाली लाइन खाली बस इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या बना अपना जो है, अपना बन चुका है यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ, लिमिट एच टेंड टू 0, अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इस वाले फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस एच और बाहर एक माइनस और अपन में कितना माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एच, यानी कि 0 की तरफ आ रहे हैं पर राइट हैंड साइड से, तो ये फंक्शन काम करेगा। यहाँ पे एक्स की जगह एच रखना है, तो एच अपान में एच हो जाएगा। ये अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस में 1 आएगा। अब लिमिट रखते एच की वैल्यू चाहे जो रखिए, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन आ चुका है ना। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे, लिमिट एच टेंड टू 0 -1 इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 +1। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे एच कहीं पे भी जाता रहे, फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, इसका मतलब है हेंस एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम जो है पीछे करा चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन हो चुका है, कौन से सेट में हुआ है, अभी जल्दी ख़त्म किए, शायद उसी में हुआ है। तो FA में ही शायद कराए हैं या किसी सेट में इसको हमने जो है कराया हुआ है, चाहे FA में कराए होंगे चाहे जो है अपना कराए होंगे EZ में, किसी सेट में इस क्वेश्चन को कराया गया है। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, और यहाँ तो हमने फिलहाल करा ही दिया है। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो ये फंक्शन x = 0 पर डिफरेंशिएबल हो जाता। लेकिन आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन की जहाँ पे नोच बनती है, जो शार्प एज होगा, जो शार्प पॉइंट होगा, उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यही है x = 0, तो 0 पर ही तो शार्प एज बन गया, यानी कि यहीं पर नोच बन गई। तो जहाँ पे नोच बनती है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 पर पूछ रहा था, 0 पर नोच बनती है मॉडल फंक्शन की, इस वाले मॉडल फंक्शन की, सबकी नहीं, इसकी 0 पर ही बनेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल फंक्शन है ना, तो इसलिए फंक्शन उस पर, तो वैसे ही ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये था मैथमेटिकल, और ये अपना ग्राफिकल, कि ग्राफ के द्वारा कैसे अपना देखोगे कहाँ पे जो है ये डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं, किसी भी फंक्शन के इंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो है मतलब वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ हमने बनाया ऐसे, ये कोई ग्राफ है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें होती है, अब डिटेल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम लोग करेंगे ख़त्म। अब हम लोग बढ़ते हैं, मतलब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो है 6 तक के क्वेश्चन को, जो अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।